नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स के तहत आपको कितना टैक्स पे करना होगा। जो भी लोग डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उनके लिए हमारी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इनकम टैक्स के अंदर उनको कब टैक्स पे करना होगा, कितना टैक्स पे करना होगा, क्या इनकम टैक्स के अंदर कोई छूट दी गई है, यह सब जानने के लिए अंत तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, GST, कंपनीज एक्ट, TDS से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स के अंदर यह जानना चाहते हैं कि शेयर्स की सेल परचेज पर आपको कितना टैक्स देना होगा, उसके लिए आपको कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। तो सबसे पहले यही बात आती है कि अगर आप शेयर्स की सेल परचेज करते हैं तो ऐसे में उससे होने वाली इनकम, उससे होने वाला प्रॉफिट किस हेड में टैक्सेबल होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम बताए गए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मैं बात करूं जो शेयर्स की सेल परचेज पर होने वाली इनकम है, उसको आप मेनली 2 हेड में कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो आप उसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं या फिर आप उसको इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन ट्रीट कर सकते हैं। इन दोनों को लेकर जो है कंफ्यूजन रहता है कि कब जो है शेयर्स की इनकम को बिजनेस इनकम माना जाए, कब शेयर्स की इनकम को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल किया जाए। इसको लेकर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप 2 तरह से जो है शेयर्स की इनकम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप उसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं या फिर आप उसको कैपिटल गेन मानते हुए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के तहत टैक्सेबल कर सकते हैं। अगर आप उसको बिजनेस इनकम मानते हैं तो ऐसे में इसके रिगार्डिंग आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी आपके लिए डिडक्टेबल होंगे, अलाउेबल होंगे। तो जो भी आपकी सेल होगी उसमें से आप परचेज कॉस्ट लेस करेंगे, साथ ही उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे आपने किए हैं, एक्सपेंसेस आपने किए हैं, वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। When you treat the sale of shares as business income, you are allowed to reduce expenses incurred in earning such business income. In such case, the profit would be added to your total income for the financial year and consequently be charged at slab rates. तो ऐसी इनकम पर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग मींस इन केस ऑफ इंडिविजुअल 2,50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स पे करना होता है। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% का टैक्स पे करना होता है और ओवर एंड अबाउट 10 लाख रुपीज 30% का आप टैक्स पे करते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप सेल ऑफ शेयर्स को बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं तो ऐसे में आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा और साथ ही उस इनकम को अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपीस का लोन लिया है और इस पर आप एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और यह पैसा आपने शेयर्स की सेल परचेज है उसके अंदर जो है यूज किया है, तो ऐसे में यह इंटरेस्ट भी आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। तो ध्यान रखें, इस तरह की इनकम अर्न करने के लिए आपने जो भी खर्चे किए हैं वो आपको अलाउ किए जाएंगे, वो आपकी जो है इनकम से रिड्यूस किए जाएंगे और उस पर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। अब बात आती है कि अगर हम उसको कैपिटल गेन हेड में ट्रीट करना चाहते हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन हेड में लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा। तो इसके लिए हमें बेसिकली कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। कैपिटल गेन क्या होता है, कितने तरह के कैपिटल गेन होते हैं और क्या क्या टैक्सेबिलिटी रहती है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि
कैपिटल गेन होता क्या है? जब भी आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे में उस पर जो भी प्रॉफिट होता है या गेन होता है वह कैपिटल गेन कहलाता है, और उस पर जो भी लॉस होता है वह कैपिटल लॉस कहलाता है। जो शेयर्स हैं उसको एक कैपिटल एसेट माना गया है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शेयर्स को कवर किया गया है, तो ऐसे में अगर आप शेयर्स की सेल परचेज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे में उस पर जो भी गेन या लॉस अराइज होगा उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहा जाएगा। जब भी परचेज प्राइस, जितने प्राइस में आपने कोई भी शेयर्स खरीदा है उसको आप उससे ज्यादा प्राइस पर सेल करते हैं, तो ऐसे में आपको कैपिटल गेन अराइज होता है। दैट मींस यह सिचुएशन प्रॉफिट वाली सिचुएशन होती है। जब भी आप जो शेयर्स हैं उनको परचेज प्राइस से कम प्राइस पर सेल करते हैं तो यह सिचुएशन लॉस वाली सिचुएशन होती है और इसको कैपिटल लॉस कहा जाता है। अब यह जो कैपिटल गेन है, यह जो कैपिटल लॉस है, यह दो तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो दो तरह की यहां पर कैपिटल गेन हो सकते हैं, दो तरह के कैपिटल लॉस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। दोनों में ही जो टैक्सेबिलिटी है वो डिफरेंट है, जो टैक्स ट्रीटमेंट है अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, जो कि लिस्टेड है ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज और जिनको 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर बेच दिया जाता है, दैट मींस जिस डेट में आप खरीदते हैं उस डेट से लेकर 12 मंथ्स के अंदर अगर आप उनको सेल कर देते हैं और ऐसे में उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा, जो भी कैपिटल लॉस होगा, वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो बेसिकली यहां पर आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी होती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। अगर यह पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स या उससे कम है तो यह एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। लेकिन अगर यह पीरियड 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड है तो ऐसे में यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। If equity shares listed on a stock exchange are sold within 12 months of purchase, the seller may make short-term capital gain or incur short-term capital loss. तो यहां पर जब भी परचेज प्राइस जो होगा आपका वो अगर सेल प्राइस से कम है तो आपको गेन होगा, और अगर परचेज प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा है तो आपको लॉस होगा। The seller makes short-term capital gain when shares are sold at a price higher than the purchase price. For example, मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदा है 800 रुपए का, और यह शेयर आपने 2 दिन बाद 900 रुपए का बेच दिया है, 900 रुपीज का। तो ध्यान रखें यहां पर 2 दिन के बाद 2 डेज की आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है जो 12 मंथ से कम है, तो ऐसे में यह एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और अगर मान लीजिए आप इसी को जो है सेल कर देते 700 रुपीज में, तो यहां पर आपको 100 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता। तो यहां पर कैलकुलेशन आपको करनी है सेल प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल, दैट इज परचेज प्राइस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ट्रांसफर पर जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, वो आपको डिडक्ट करने होते हैं, जो कि बेसिकली आपका परचेज प्राइस रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की। तो जैसा कि हमने देखा, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इनकर होगा। If equity shares listed on a stock exchange are sold after 12 months of purchase, the seller may make long-term capital gain or incur long-term capital loss. For example, मान लीजिए जो है 1 जून 2019 को आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदा, लेट से 600 रुपीज, और उसको आप बेच देते हैं 12 जून 2020 4 रुपीज 1600।
तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स है, तो यह एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, मोर देन 12 मंथ्स है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1200 रुपीज का आपको गेन हुआ है, यह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। इसके लिए आप जिस भी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज लेते हैं उनसे आप जो है इनकम एंड एक्सपेंसेस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ले सकते हैं फॉर 12 मंथ्स पीरियड। तो अब 12 महीने की जो है अपने सर्विस प्रोवाइडर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे, उसमें वहां पर आप देख सकते हैं कौन सा शेयर आपने कब खरीदा था, उसको कब बेचा है, और अकॉर्डिंगली आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है टैक्सेबिलिटी की कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 15%। यहां पर ध्यान रखें, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको टैक्स नहीं देना है, यह एक स्पेशल इनकम मानी जाती है और इस पर आपको 15% का टैक्स पे करना होता है। मान लीजिए स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपकी इनकम है 20 लाख रुपीस, जिसमें से 3 लाख रुपीस की इनकम आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, जिसको अंडर सेक्शन 111A के तहत टैक्स किया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस 20 लाख रुपए की इनकम में से 3 लाख रुपए की इनकम आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A, जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को आप सेल करते हैं विद इन 12 मंथ्स। तो यहां पर आपकी अदर जो इनकम रह जाती है अदर देन कैपिटल गेन, वो है 17 लाख। इस 17 लाख पर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा और इस 3 लाख रुपीस पर आपको 15% के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। जिन लोगों ने भी हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स किया होगा, वहां पर डिटेल में हमने यहां पर इसकी चर्चा की थी, किस तरह आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह यहां पर आपको 3 लाख रुपीस पर 15% 45,000 रुपीस का टैक्स पे करना होगा और बाकी की जो आपकी इनकम है उस पर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%. What if your tax slab rate is 10%, 20% और 30%? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो बाकी की इनकम है ये आप भले ही किसी रेट पर टैक्स जो है कैलकुलेट करें जो कि आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अंडर सेक्शन 111A उस पर आपको 15% से ही टैक्स देना होगा। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑफ 15% इज एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब। तो फॉर एग्जांपल अगर 17 लाख रुपीस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 2,50,000 रुपए तक की इनकम पर आपको नील टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीस पर आपको 5% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर आपको 20% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है और नेक्स्ट जो है इनकम ओवर एंड अबव 10 लाख रुपीस उस पर आपको 30% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। तो यहां पर ध्यान रखें, आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, फिर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 15% का ही टैक्स पे करना होगा अंडर सेक्शन 111A। तो यहां पर स्पेशल इनकम पर जो है आपको 45,000 रुपीस का अलग से टैक्स पे करना होगा और इस तरह यहां पर आपका जो है टोटल टैक्स आ जाता है और इस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है। If your total tax income excluding short-term capital gain is below taxable income, that is rupees 2.5 lakh, you can adjust this shortfall against your short-term capital gain. यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ स्लैब और दिया जाता है जिसको हमने अपनी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। बेनिफिट ऑफ स्लैब का मतलब यह होता है कि 2,50,000 रुपए तक आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, दैट मीन्स उस पर टैक्स पे करना नहीं होता है। मान लीजिए आपकी इनकम है 4 लाख रुपीज, मान लीजिए आपकी इनकम है 4 लाख रुपीस और यह 4 लाख रुपीस की इनकम के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है आपका 3 लाख रुपीस। तो ऐसे में बात आती है कि क्या टैक्स आपको पे करना है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा,
जैसा कि आप जानते हैं 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। तो यहां पर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा हमारे पास इनकम बच जाती है 1 लाख रुपए की, और 2.5 लाख रुपए तक हमारा कोई भी टैक्स नहीं होता है। तो 2.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो हमारी इनकम है, उस पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन 1.5 लाख रुपए की हमारी यहां पर टैक्स स्लैब बच जाती है, वो हम 3 लाख रुपीज में से एडजस्ट कर लेते हैं, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और 3 लाख रुपीज में से जो आपका बैलेंस बच जाता है 1.5 लाख रुपए, उस पर आपको एट द रेट ऑफ 15% जो है 22,500 रुपए का टैक्स पे करना होगा। तो यहां पर आपने देखा कि 4 लाख रुपए की आपकी टोटल इनकम है, जिसमें से 3 लाख रुपीस की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो जो बाकी दूसरी इनकम आपकी बच जाती है वो 1 लाख रुपए बच जाती है, और हमारा 2.5 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। दैट मींस बाकी की 1 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो 2.5 लाख का स्लैब है उसमें से 1 लाख यूज करने के बाद 1.5 लाख का स्लैब हमारे पास बचा हुआ है, जो हम इस 3 लाख रुपीस के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से यूज कर लेंगे, और यहां पर 15% का आपको टैक्स पे करना होगा 22,500 रुपए। और इस पर आपको साथ ही जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी 5 लाख रुपए से कम है। तो यहां पर 12,500 रुपए की आप टोटल इनकम जो है रिबेट क्लेम कर लेते हैं, तो सिर्फ 10,000 रुपए का आपको टैक्स पे करना होगा। ₹10,000 का आपको टैक्स पे करना होगा। उसके साथ ही हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा एट द रेट ऑफ 4%। तो इस तरह 10,400 रुपए का आपको टैक्स पे करना होगा ऑन द इनकम ऑफ 4 लाख रुपीज, जिसमें से 3 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इस तरह आप जो है टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बजट 2018 से पहले, बजट 2018 से पहले अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल करते थे और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता था, तो वह फुल्ली एग्जेम्प्ट था, उस पर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। लेकिन बजट 2018 के बाद इसको जो है 1 लाख रुपए तक ही एग्जेम्प्ट किया गया है। ओवर एंड अबव 1 लाख आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। As per the amendments in budget 2018, the long-term capital gain of more than ₹1 lakh on the sale of equity shares or equity-oriented units of mutual fund will attract a capital gain tax of 10%, and the benefit of indexation will not be available to the seller. This provision applied to transfers made on after 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 के बाद जो भी आप लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल करेंगे उस पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आप सेल माइनस परचेज, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है वो मान लीजिए आपका यहां पर 4 लाख रुपए है, तो ऐसे में 1 लाख रुपए आपका जो है एग्जेम्प्ट रहेगा। 3 लाख रुपए पर आपको 10% के अकॉर्डिंग 30,000 रुपए का जो है टैक्स पे करना होगा। यहां पर भी बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन आपको दिया जाएगा, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो इस तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10% जो है आपका टैक्सेबल होगा। अब बात आती है कि लॉस में क्या होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उस सिचुएशन में चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ऐसे में आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो ऐसे में आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। Any short-term capital loss from sale of equity shares can be set off against short-term capital gain और long-term capital gain from any capital asset। किसी भी कैपिटल एसेट्स के तहत यह जो गेन अराइज हुआ है आप एडजस्ट कर सकते हैं। If the loss is not set off entirely, it can be carried forward for a period of 8 years। अगर मान लीजिए इसी साल में आप एडजस्ट नहीं कर पाए हैं तो आप इसको 8 years के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। And
against any short term or long term capital gain made during next 8 years. It is worthy to note that a taxpayer will only be allowed to carry forward losses if he has filed his income tax return within due date. अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल करते हैं तो ही आप यह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. Therefore, even if the total income earned in a year is less than the minimum taxable income, filing an income tax return is a must for carry forward these losses. तो अगर कोई लॉस ऐसा है जो आपका एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तभी आप उसको जो है क्लेम कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. उसके बाद बात आती है लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम इक्विटी शेयर्स. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बजट 2018 से पहले, बजट 2018 से पहले जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था. लेकिन आफ्टर बजट 2018, बजट 2018 के बाद जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज टैक्सेबल किया गया, उसके बाद से जो है आपका कैपिटल लॉस के लिए सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को अलाउ कर दिया गया. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम इक्विटी शेयर्स अंटिल बजट 2018 वाज कंसीडर्ड टू बी ए डेड लॉस. तो ऐसे में ना आपको सेट ऑफ करने दिया जाता था ना ही कैरी फॉरवर्ड दिया जाता था, वो एक डेड लॉस माना जाता था, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता था. इट कैन नाइदर बी एडजस्टेड नॉर कैरी फॉरवर्ड. दिस इज बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वर एग्जम्प्ट. Similarly, losses from them were neither allowed to be set off nor carry forward. After budget 2018, which has amended the law to tax such gain made in excess of rupees 1 lakh at the rate of 10%, the government has also notified that any loss arising from such listed equity shares, mutual fund etc. would be allowed to be carry forward. तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए दिया जाएगा. अभी तक हमने जितनी भी बातें की, हमने उन शेयर्स के रिगार्डिंग बातें की जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं जिन पर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं. अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स हैं जिन पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं किया है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब आप शेयर्स की सेल परचेज करते हैं तो उसको बिजनेस इनकम माना जाए या फिर कैपिटल गेन माना जाए, कैपिटल लॉस माना जाए. इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था. जब आप इसको बिजनेस इनकम मानते थे तो जो है असेसिंग ऑफिसर जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो उसको कैपिटल गेन मानता था, कैपिटल लॉस मानता था. और जब आप इसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस मानते थे तो जो है असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर उसको बिजनेस इनकम मानता था. तो वहां पर एक डिबेट रहती थी, कंफ्यूजन रहता था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को परेशानी होती थी. इसके रिगार्डिंग सीबीडीटी के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया, क्लैरिफिकेशन दी गई, जिसमें कहा गया कि अगर जो एसएससी है, टैक्स पेयर है, वो अगर शेयर्स की जो इनकम है उसको कैपिटल गेन में ट्रीट करना चाहता है तो कैपिटल गेन में ट्रीट कर सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर उसको चैलेंज नहीं करेगा. या फिर अगर कोई टैक्स पेयर उसको बिजनेस इनकम मानना चाहता है तो बिजनेस इनकम मान सकता है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर उसको चैलेंज नहीं करेगा. लेकिन जो भी सिचुएशन टैक्स पेयर्स एक बार अडॉप्ट कर लेता है वह उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होगी. इफ द टैक्स पेयर हिमसेल्फ ऑप्ट्स टू ट्रीट हिज लिस्टेड शेयर एज स्टॉक इन ट्रेड, द इनकम शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम. अगर वो उसको स्टॉक इन ट्रेड मानता है तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग. चाहे उसने 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड किया है शेयर्स को या 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया है. द एओ शैल एक्सेप्ट हिज स्टैंड चूजन बाय द टैक्स पेयर. तो टैक्स पेयर जो भी स्टैंड लेगा जो है एओ को वह एक्सेप्ट करना होगा. If the taxpayer opts to treat the income as capital gains, the AO shall not put it to dispute. That means income tax officer इसको dispute में नहीं लेकर जाएगा. This is applicable for listed shares held for a period of more than 12 months. However, this stand once taken by a taxpayer in a particular assessment year shall be applicable in subsequent assessment year also, and the taxpayer will not be allowed to take a different stand in subsequent year. तो मान लीजिए एक बार आप शेयर्स की इनकम को कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप उसको बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा.
तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग ये आपका टैक्स ट्रीटमेंट दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो वो आप हमें टाइप कर सकते हैं और जो है हमें मेल लिख सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।